जी स्टूडेंट, हमारे टॉपिक है आज का एडवांस अकाउंटिंग में फंड फ्लो स्टेटमेंट। और फंड फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट क्लासेस में हमने कुछ ईयर सॉल्व किए थे और अभी जो हम ईयर सॉल्व कर रहे हैं वो 2009 प्राइवेट है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए मैंने वर्क एक्सेल की शीट पे क्वेश्चन का सॉल्व किया आपके सामने और इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अभी। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। देन नेट प्रॉफिट के बाद फिर हम आएंगे स्टेटमेंट पे और उसके बाद चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल के जरिए इसका जो आंसर है उसको हम करेंगे कैलकुलेट। तो स्टार्ट करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, द फॉलोइंग आर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ नदीम लिमिटेड। द नदीम लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है और इसमें हम देख लेंगे कि सबसे पहले हम इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रिटेन एंडिंग की का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,34,000 रुपीज। ठीक है, ये लिखा हुआ 2009 एंड 2008, 2009 एंड 2008 ये 2 ईयर्स हमारे पास हैं। ठीक, बनी ने भी क्लास को ज्वाइन कर लिया है और उनका माइक माइक ऑन नहीं है आई, फिलहाल क्लास में आ चुके हैं। सर जो माइक का इशू है वो मैंने इनको स्क्रीनशॉट भेजा है, इनको बोलो वो चेक कर ले, उसमें पता चल जाएगा। असल में इनकी जो ऑडियो कनेक्शंस है वो ऑफ हुई हुई है। इनको पहले यहाँ से इनेबल करके फिर उसको कॉल को इनेबल करना पड़ेगा, जिस तरीके से म्यूट को अनम्यूट किया था उसी तरीके से। मेरे उसमें पास होगा इंटरनेट कॉलिंग इनेबल का ऑप्शन, तो वो ऑन करना पड़ेगा। मेरे अगर पास आप मुझे क्या बोलते, सर आपके पास माइक आ रहा है इसका? नहीं, माइक नहीं आ रहा ना, ये ऐड है लेकिन इसका माइक नहीं आ रहा है। जी, तो उनका इशू है नहीं तो माइक का। सर वो सही हो सकता है ना, अब मैंने इनको एसएस भेजा है। बस ठीक है, फिर वो बाद में देख लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 बजे क्लास ऑफ हो जाएगी, टाइम कितना रह गया है, आधा घंटा रह गया है। एक ओके है ओके समझ में, एक ही है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर देख लेंगे या फिर बाद में उनको आप समझा दीजिएगा, मैं भी समझा दूंगा उनको किस तरह ज्वाइन करनी क्लास, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। तो ईयर सॉल्व कर रहे हैं हम, एक ईयर सिर्फ सॉल्व करेंगे, बाकी जो 2003 रेगुलर प्राइवेट एक और ईयर लाया था मैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट ओनली वन करेंगे। आप इंट्रोडक्शन समझ में, आप फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन में, तो कुछ इश्यूज अभी आपको फेस करने होंगे, बाद में चलो क्लियर हो जाएंगे, तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी फिलहाल। अच्छा, अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले नेट प्रॉफिट हम अगर फाइंड करेंगे नदीम। अच्छा, नदीम है, नदीम लिमिटेड, ठीक। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में हम क्या कर रहे हैं, रिटेन एंडिंग की एंडिंग बैलेंस जो हमें गिवन है यहाँ पे 2,34,000, उसमें से हमने माइनस कर दिया रिटेन एंडिंग का ओपनिंग बैलेंस। यानी इसका ये मकसद है कि आपका रिटेन एंडिंग बैलेंस 1,74,000 का बैलेंस शो करा रहा था, जो कि करंट ईयर में वो इंक्रीज होके 2,34,000 का हो गया। जब आपकी रिटेन अर्निंग इंक्रीज हो गई, इसका मतलब है डिफरेंस प्रॉफिट है। तो हमने क्या किया है, 2,34,000 में से 1,74,000 मीन एंडिंग बैलेंस में से बिगिनिंग बैलेंस को माइनस कर दिया, तो डिफरेंस आ रहा है 60,000। जो करंट हमारे पास ईयर है 2009 को हमारे लिए एंडिंग ईयर है और जो प्रीवियस ईयर है वो हमारा बिगनिंग ईयर हो गया। ठीक है, 2008 बिगनिंग ईयर हो गया, 2009 एंडिंग ईयर हो गया। हमने एंडिंग ईयर के जो बैलेंस है रिटेन अर्निंग का 2,34,000, उसमें से बिगिनिंग ईयर का जो बैलेंस है रिटेन अर्निंग का 1,74,000 को माइनस कर दिया, तो डिफरेंस आया 60,000 रुपीज। देन हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड को प्लस कर देंगे। कैश डिविडेंड हमें दिया हुआ है 90,000 रुपीज, हम ले लीजिए इसमें, एंड स्टॉक डिविडेंड हमें दिया है 1,50,000, तो 1,50,000 पे लिख दिया आपने। 90 और 150 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2,40,000।
60,000 एंड 2,40,000 को यानी रिटेन अर्निंग के डिफरेंस बैलेंस को और इन दोनों के टोटल को आपने जब ऐड किया तो आपके पास टोटल आ रहा है 3 लाख रुपीज, जो कि आपका नेट इनकम है। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे नेट इनकम। देन हम क्या करेंगे, नेट इनकम लिखने के बाद उसमें ऐड कर देंगे नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम में क्या क्या चीजें आती है हमारी, डेप्रिसिएशन, बैड डेट एक्सपेंस एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें डेप्रिसिएशन और बैड डेट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, जस्ट आपको अमोर्टाइजेशन दिया हुआ है, यानी पैटर्न्स की वैल्यू दी है जो कि इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। कितने का बिगिनिंग बैलेंस, 2008 में पैटर्न्स का बैलेंस है 1,20,000, जो कि करंट ईयर में डिक्रीज होके हो गया 1,02,000। उसका डिफरेंस आ रहा है 18,000 रुपीज, यानी आपका जो पैटर्न से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई 18,000 से। ठीक है, इसको बोलते हैं अमोर्टाइज हो गया, यानी डेप्रिशिएट हो गया। जिस तरह आप डेप्रिशिएट का वर्ड यूज करते हैं, ये कम हो गया। ठीक है, अमोर्टाइजेशन हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे, ये जी क्या करेंगे, जो अमोर्टाइजेशन का डिफरेंस आ रहा है 18,000 रुपीज, सॉरी पैटर्न्स का जो डिफरेंस आ रहा है 18,000 रुपीज, उसको हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यानी नॉन कैश आइटम है और आपने नेट इनकम में नॉन कैश आइटम को प्लस कर लिया, तो आपके पास नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3,18,000 रुपीज। 3,18,000 रुपीज आपका बैलेंस आ गया। देन क्या करेंगे हम, सोर्सेस में अब हम देखेंगे हमारे पास अगर कोई एसेट सेल हो रहा है या इसके अलावा हमारी जो है हमने बॉन्ड्स या डिबेंचर इशू किए हैं, ठीक है, या हमने कोई शेयर्स इशू किए हैं, उसके अगेंस्ट जो रिसोर्सेज आए हैं हमें, हम उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो सोर्सेज वो कहाँ से आए हैं। वो एसेट्स को सेल्स करके आए हैं, या फिर हमारे जो एसेट्स रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं वो आपका जो है शेयर्स को इशू करने की वजह से इंक्रीज हुए हैं, या फिर आपने बॉन्ड डिबेंचर या आपने कोई लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई है। तो इन 3 बेसिस की बेस पर जो है आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास मशीनरी जो है उसकी प्रीवियस उसका बैलेंस है 5,10,000, जो कि करंट ईयर में उसका बैलेंस डिक्रीज हो गया 3,90,000 रुपीज, यानी आपकी मशीनरी जो 5,10,000 की थी अब वो 3,90,000 की रह गई। इसका मतलब है आपका जो एसेट्स है वो डिक्रीज हुआ है, और एसेट्स डिक्रीज का मतलब है सेल, सेल्स ऑफ एसेट्स। आपने एसेट्स को सेल कर दिया, सही। और इसी तरह अगर वो इंक्रीज होता तो आपने क्या किया, इसको आपने परचेज कर लिया, इस तरह सेल्स ऑफ एसेट्स। तो कितने का डिक्रीज हुआ, ये आपका एसेट जो कि 5,10,000 की मशीनरी थी वो डिक्रीज हो गई 3,90,000 की, मीन 1,20,000 की जो वैल्यू डिक्रीज हुई है वो उसका मतलब है कि आपने एसेट्स को सेल कर दिया। तो हम क्या करें, सेल्स ऑफ मशीनरी को हमने यहाँ पे लिखा है 1,20,000 और 3,18,000 में आपने ऐड कर दिया 120, तो ये आपका बैलेंस आ गया टोटल 4,38,000 रुपीज, यानी टोटल सोर्सेस ऑफ फंड है 4,38,000। किस तरह है, आपने नेट इनकम में अमोर्टाइजेशन को यानी नॉन कैश आइटम को प्लस कर लिया, तो आपके पास आ गया नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। देन आपने सेल्स ऑफ मशीनरी को ऐड किया, तो आपके पास आ गया टोटल सोर्सेस ऑफ फंड। अच्छा, इसमें 2 चीजें नहीं दी थी, इसमें क्या कहते हैं, आपका जो शेयर कैपिटल है, जरा इसको भी देखिए, हमने इसको मेंशन क्यों नहीं किया है। शेयर कैपिटल भी आते हैं इसके अंदर, यानी इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है शेयर कैपिटल 4,80,000 रुपीज, ठीक है, प्रीवियस बैलेंस है 480 और करंट बैलेंस है 6 लाख रुपीज, यानी आपका जो शेयर कैपिटल है वो 1,20,000 से इंक्रीज हुआ है।
और नीचे प्रीमियम देखिए, प्रीमियम 1,20,000 से 150 हो गया, तो प्रीमियम 30 से इंक्रीज हुआ है। कैपिटल में सर डिफरेंस शेयर आया प्रीमियम है 120, क्या? सॉरी शेयर प्रीमियम है क्या? ये रहा शेयर प्रीमियम, ये नहीं देखो है क्या चीज, मतलब क्या चीज है ये? आपने शेयर्स पे प्रीमियम लिया, यानी शेयर्स को उसकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर सेल कर दिया, तो उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं प्रीमियम। अच्छा अच्छा सही। ठीक है, तो शेयर्स प्रीमियम आपका 30 है और शेयर्स कैपिटल आपका 120 है, तो 30 और 120 को अगर हम प्लस करते हैं तो आता है 150। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि शेयर्स कैपिटल में से माइनस कर देंगे। सर मुझे ये शेयर प्रीमियम वाला समझ नहीं आया। इधर देखिए मैं लिख रहा हूं आपके सामने, शेयर कैपिटल में से स्टॉक डिविडेंड माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा बैलेंस आएगा वो लेंगे हम यहाँ पर सोर्सेस में। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि शेयर कैपिटल दिया हुआ है 480 से वो हो गया 6 लाख का, कितना डिफरेंस आ रहा है? 1,20,000 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है शेयर्स प्रीमियम 120 से 150,000 हो गया, यानी शेयर्स प्रीमियम 30,000 से इंक्रीज हुआ है, तो शेयर प्रीमियम को आपने इसमें ऐड कर दिया, 120 और 30 हो गया 150,000। ठीक है, तो आपका जो शेयर कैपिटल है 150 से इंक्रीज हुआ है असल में, समझ रहे आप? ये जो आपका शेयर कैपिटल है, यानी आपके पास जो रिसोर्सेस आए वो 150 से आए, 1,50,000 के रिसोर्सेस आए टोटल, जिसमें 30 का प्रीमियम है और 120 के आपके शेयर्स कैपिटल है, यानी शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है 120 से। तो दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगी वो हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, ठीक है। 150 से हमें 150 यहां पर लेना चाहिए था रिसोर्सेस में, मगर हुआ क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, शेयर्स कैपिटल यानी टोटल जो 150 अमाउंट आ रही है उसमें से हम स्टॉक डिविडेंड को माइनस कर देते हैं, और नीचे देखिए स्टॉक डिविडेंड भी 150 दिया हुआ है, तो आपका बैलेंस आएगा नेगेटिव, इसलिए हमने नहीं लिया है। क्या किया हमने जो शेयर कैपिटल का वैल्यू थी उसको इधर रिसोर्सेस में शो नहीं कराया, इसलिए कि आपका जो शेयर कैपिटल है वो तो पहले से निल हो चुका है ना। ठीक है 120 है, और आपका जो प्रीमियम है वो 30 है, तो आपने जब इसको ऐड कर लिया तो टोटल आ गया 150, ठीक है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, इससे लेस कर रहा हूँ, मैं आपको तो छोटी करा रहा हूँ, लेस कर दिया, इसमें से क्या लेस किया आपने? स्टॉक डिविडेंड माइनस कर दिया, कितना है स्टॉक डिविडेंड? 150 दिया मैंने, तो वो जीरो हो जाएगा। ये नहीं लो, तो इस वजह से आपका शेयर की वैल्यू हमने नहीं ली, वरना शेयर कैपिटल यहां पर आता है। स्टॉक डिविडेंड अगर 150 नहीं होता शेयर कैपिटल आता। अच्छा फॉर एग्जांपल स्टॉक डिविडेंड 120 होता तो कैपिटल 150, उसमें से स्टॉक 120 माइनस करके कितना डिफरेंस आता? 30,000 का, तो 30,000 हम इधर शो कराते हैं रिसोर्सेज में, ठीक है। इश्यूएंस ऑफ शेयर या इश्यू ऑफ शेयर लिखिए और 30,000 हम शो करा देंगे रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस में, यानी सोर्सेज ऑफ फंड। सॉरी, यहां तक क्लियर है? सोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं इसका, सोर्सेज में कुछ करनी है? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर क्या नाम है, आप फिर से दोबारा समझाए क्योंकि मेरा अभी कनेक्ट हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट सेटिंग से ऑफ मूट हुआ था। बस ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। रिटेन अर्निंग में ये नेट प्रॉफिट को क्लियर है आपको कैसे कैलकुलेट होता है, रिटेन अर्निंग का डिफरेंस? सर ऊपर ऊपर से एक दफा फिर समझा दें। अच्छा देखिए, रिटेन अर्निंग का हम डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन फॉर नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिटेन अर्निंग का डिफरेंस निकालते हैं। इधर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2008 का और एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 2009 का। रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस है 2,34,000 ये लिखा हुआ आपका, और रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है 1,74,000। कहने का मकसद ये कि आपकी रिटेन अर्निंग 1,74,000 से इंक्रीज होकर 2,34,000 हो गई, यानी आपकी रिटेन अर्निंग इंक्रीज हुई है। इसका मतलब है जो डिफरेंस है वो प्लस में आएगा, यानी प्रॉफिट में आएगा, वो प्रॉफिट हुआ है आपको। हम क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग के डिफरेंस में
कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड को प्लस कर देंगे। यानी कैश और स्टॉक डिविडेंड हमें दिया हुआ है 90 एंड 150, 90 और 150 को प्लस किया तो आया 2,40,000, 60,000 में 240 प्लस किया तो आपका आ गया 3 लाख रुपीस नेट इनकम, और ये आपकी आ गई 3 लाख रुपीस नेट इनकम यहाँ पर। देन हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें नॉन कैश आइटम को ऐड करते हैं। नॉन कैश आइटम में हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन, बैड डेट एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, तो अभी मिनिमम 3 को आप क्लियर करें। तो इसमें डेप्रिसिएशन और बैड डेट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक दिया हुआ इसमें अमोर्टाइजेशन यानी पैटेंट्स दिया हुआ इसमें, जो कि इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। पैटेंट्स जिसकी वैल्यू 120 थी, जो कि डिक्रीज होकर 1,02,000 की हो गई। कितने से डिक्रीज हुआ ये? 18,000 से, जिसको हम बोलते हैं समझे डेप्रिशिएट हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जब डिक्रीज होता है उसको बोलते हैं अमोर्टाइज हो गई, यानी अमोर्टाइजेशन हो गई। तो आपने जो डिफरेंस आया इसका वो 18,000 यहाँ लिख दिया, और नेट इनकम में 18,000 को प्लस किया तो टोटल आ रहा है 3,18,000। देन आपने सेल्स ऑफ मशीनरी यानी मशीनरी देखी कि आपके पास मशीनरी की वैल्यू 5,10,000 थी प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में वो डिक्रीज होकर हो गई 3,90,000। सही है, जब आपका एसेट्स डिक्रीज होगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, एसेट्स डिक्रीज मीन सेल्स ऑफ एसेट्स। क्या आपने एसेट्स को सेल्स कर दिया है? तो 5,10,000 और 390 का डिफरेंस आ रहा है 120। तो आपने क्या किया, ये सेल्स 120 और 3,18,000 को प्लस कर लिया, ये आपके टोटल सोर्सेस ऑफ फंड आ गए 4,38,000 जी बन गई। यहाँ पे क्लियर है? सर ये अमोर्टाइजेशन दोबारा बताएं, अमोर्टाइजेशन क्या है? अमोर्टाइजेशन मीन्स होता है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं, डेप्रिशिएट होते हैं, तो उसको बोलते हैं। लैंड या ना? नहीं, लैंड नहीं, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, पैटेंट्स, अच्छा, गुडविल, पेटेंट्स पेटेंट्स पेटेंट्स, सही है सही है कॉपीराइट। सही है, चलो सही। अच्छा। फिर हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में शेयर्स की वैल्यू नहीं दी, वो मैंने आपको समझा दिया कि शेयर कैपिटल टोटल 150 आ रहा है, और हम शेयर कैपिटल की अमाउंट में से स्टॉक डिविडेंड को माइनस कर देते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो बैलेंस आ रहा है नील, इसलिए हमने यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर नहीं किया। अदरवाइज यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर सही। नहीं, ठीक है, शेयर्स की वैल्यू आएगी। नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस किन चीजों से आया है? नेट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आया है आपका, नेट इनकम, हम और लोगों ने नीचे कैलकुलेट की थी। हाँ, नेट इनकम के नीचे कैलकुलेट की थी 3 लाख रुपीस, उसमें हमने नॉन कैश आइटम प्लस कर दिया। नॉन कैश आइटम कौन सा ऐड किया? अच्छा 18,000 इसमें ऐड कर दिया। जी जी, ऐड हो गई। सही। उसमें सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज के जो कैश है हम लोगों के पास, हमने वो ऐड कर दिया। मशीनरी का, मशीनरी, मशीनरी ठीक है, उसी का। ये हो गया आपका टोटल सोर्सेज ऑफ फंड 4,38,000। सही। ठीक, नेक्स्ट, अब यूजेस पे आ गए हम। यूजेस में हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सेल एसेट्स डिक्रीज मींस सेल्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज मीन परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, आपकी इधर लैंड की वैल्यू दी हुई है 2,40,000 ओपनिंग बैलेंस, और एंडिंग बैलेंस है 3,90,000 रुपीज। आपकी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितने से इंक्रीज हो गई? 150 से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है जब आपका फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आपने क्या किया है? परचेज किया। परचेज किया। नेक्स्ट, लायबिलिटी की बात करते हैं। मेरे पास डिबेंचर पेबल 2,40,000 के थे, जो कि डिक्रीज होके 120 के हो गए, यानी लायबिलिटी पे कर दी हमने। अब लायबिलिटी 240 की नहीं है, अब लायबिलिटी 120 की रह गई, बाकी 120 हमने पे कर दी। आपने डिबेंचर की पेमेंट कर दी, लायबिलिटी कम हो गई आपकी। पेबल्स हो।
है लायबिलिटी कम हुई तो इसका मतलब वो यूजेज में आ गया। यूजेस में चला गया। नेक्स्ट, आपने कैश डिविडेंड पे किया 90,000 का, ये रहा वो। तो इन सही। तीनों को आपने प्लस किया, अमाउंट आ रही है 3,60,000 रुपीज टोटल यूजेज ऑफ फंड। वो सोर्सेज में से लेस कर देंगे। हाँ, सोर्सेज में से यूजेस माइनस किए तो आ गया 78,000। आपके सोर्सेज ज्यादा हैं और यूजेस कम है, तो नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा। सही कि वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इसको टैली करेंगे कि 78,000 जो आ रहा है ये आपका आंसर सही है, तो नीचे हम इसका निकालेंगे चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल, उसमें इसको टैली करेंगे। ठीक है, चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल तो हम उन्हें करंट एसेट्स में से क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज करंट लेस कर लायबिलिटी। देंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और नोट कर लें। क्वेश्चन में जैसे कि ऊपर लिखा है फंड फ्लो कैश फ्लो एनालिसिस, तो रिक्वायरमेंट में इसका एक तो स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड था, जो कि हम नीचे फाइंड कर रहे हैं अभी। और सेकंड था आपका कैश फ्लो, तो कैश फ्लो तो हम पढ़ भी रहे हैं, तो हम इसका हमने बना दिया है फंड फ्लो। जब कैश फ्लो हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन का कैश फ्लो भी सॉल्व कर देंगे। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ फंड फ्लो की प्रैक्टिस करवाने। अच्छा भाई, ये आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, पार्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। इंक्रीज एंड डिक्रीज। करंट सही। एसेट्स हमारे पास ये लिखे में प्रीवियस 90,000 के थे, इंक्रीज होकर 126 के हो गए। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वर्किंग कैपिटल का, कैपिटल इज एसेट इंक्रीज मीन माइनस लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज, मतलब है वर्किंग, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, liabilities increase तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। बस वो रिवर्स होगा। ठीक है, एसेट से उसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन। और लाइबिलिटी डायरेक्ट से होता है वर्किंग कैपिटल का जो रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब एसेट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। अकाउंट रिसीवेबल आपका इंक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। मर्चेंडाइज आपकी डिक्रीज हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है इसका। अब आते हैं लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी पे इनवर्स रिलेशन है। अकाउंट्स पेबल डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा। ये हमने क्लास में पूरा एक चार्ट बना के सब डिस्कस किया था। आपका जो अनपेड एक्सपेंस है, जो कि करंट लाइबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रही है तो आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। इनका टोटल आ रहा है 36, 98 और 35 का टोटल आ रहा है 1,69,000। सर दोबारा बताइएगा कि एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल मैंने आपसे बोला वर्किंग कैपिटल का और एसेट्स का रिलेशन सेकंड वाला, थर्ड वाला इन्वेंट्री क्या इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा है तो तो डिक्रीज हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, कम। इनवर्स रिलेशनशिप है ना। डायरेक्ट रिलेशन है जी, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स नहीं है। अच्छा इनवर्स लायबिलिटीज का है ना। नहीं लाइबिलिटी सर। इनवर्स होता है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके। अच्छा, हम क्या करें फिर, इंक्रीज और डिक्रीज का टोटल क्या है। इंक्रीज का टोटल आपके पास आ रहा है टोटल 1,69,000 और आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 91,000। 169 आपके इंक्रीज में आ रहा है, 91 आपके डिक्रीज में आ रहा है। जब डिफरेंस निकाला तो आया 78,000, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज, क्योंकि आपका इंक्रीज ज्यादा है। नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ रहा है 78 और आपका आंसर भी आ रहा है 78,000 ये रहा। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन जो है वो टैली हो गया।
अब पूछें कोई चीज क्लियर नहीं है। सर एक दफा ये वर्किंग कैपिटल वाली क्या बोलते हैं कैलकुलेशन दोबारा समझा दे, सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज की एडिंग। अच्छा रुक जाएगा। मोबाइल थोड़ा रुक गया था। मैंने आपसे बोला करंट एसेट इंक्रीज मीन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, ऐसे ही। करंट एसेट्स इंक्रीज मीन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, और अगर डिक्रीज तो डिक्रीज होगा फिर। यानी करंट एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में डायरेक्ट रिलेशन होता है। और लायबिलिटी में सर ये क्लियर है, वो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज का जो टोटल किया था वो टोटल समझा। देखिए, इंक्रीज का टोटल आ रहा है 36, 98 और 35 को प्लस किया 169 आ गया, और डिक्रीज में 44 को 47 को प्लस किया तो 91 आ गया। इंक्रीज 169 है और डिक्रीज 91 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 78,000। बस यही हमारा ऊपर आंसर आ रहा है 78, ये समझा। क्लियर? ओके जी सर क्लियर। बनीन और मरियम आपको भी क्लियर है? जी सर, हो गए क्लियर। जी सर क्लियर है। गुड। बस ये क्या फर्स्ट सर अगर हम सॉल्व करेंगे कुछ ना आए तो हम एंड्स में आके पूछ सकते हैं, अगर आप हो तो वहाँ। अगर मैं हूँ यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ क्लास के दौरान आके आप पूछ सकते हैं, अगर अलाउ किया हुआ है पूछ लेगा पहले का। अलाउ तो किया था सर ने, अलाउ प्रिंसिपल किया था सर तो ने किस के साथ आ सर आए सकते थे थे तो। अगर कुछ पूछना है तो उन्हीं दिनों में उन्हीं क्लासेस के टाइम पे। हाँ तो अगर अलाउ किया हुआ है तो आप पूछ लें।